प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर के इस 6वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 5वें लेक्चर में हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक अध्ययन किया था। उसके बाद से मैंने बताया था कि यदि एक बिंदु आवेश न होकर के कई बिंदु आवेश हो, तब कई बिंदु आवेशों के कारण किसी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट। अब आज यहाँ पे हम लोग इस 6वें लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है क्या। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह एक हमारा निकाय है। यह एक निकाय है। इस निकाय पे दो प्रकार के आवेश -q तथा +q आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी 2l मीटर, लिखा गया ना 2l मीटर दूरी पर स्थित हैं। तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यानी कि कोई एक ऐसा निकाय जिस पर दो समान परिमाण के परंतु चिन्ह में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प मीटर की दूरी पर कुछ अल्प दूरी पर विद्यमान होते हैं, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। चित्र में भी बनाया गया है -q और +q, इन दोनों आवेशों का मान बराबर है, लेकिन एक पे माइनस आवेश है, दूसरे पर प्लस आवेश है। ठीक है ना। किसी एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होता है, ठीक है ना, 2l लिया गया है इसमें, और आवेश की जो मात्रा होती है q, ठीक है, माइनस लगाते हैं तो एक आवेश पे, प्लस लगाते हैं दूसरे आवेश पर। इन्हीं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इन्हीं के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि किसी एक आवेश, यानी कि q ले लें या q ले, यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस आवेश, प्लस कर देंगे तो प्लस आवेश। किसी एक आवेश q तथा इनके बीच की अल्प दूरी है जो 2l मीटर अल्प दूरी है, इसी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये P है ना जी, यही है इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना कि वैद्युत द्विध्रुव पे आवेश -q और +q कूलाम है तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, तब इनका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर कोई एक आवेश q और इनके बीच की दूरी गुणे 2l, यानी कि P बराबर 2ql। P बराबर 2ql, 2 गुणे आवेश गुणे लंबाई। ठीक है ना, यहाँ पे इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए अब वैद्युत द्विध्रुव है क्या जी, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है, और यहाँ पे इसकी जो दिशा होती है, दिशा देखिए यहाँ दिखाई गई है तीर से, माइनस से प्लस की आवेश की ओर होती है, माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक क्या होगा, देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, अब यल का मात्रक यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा। क्या होगा, कूलाम मीटर। इसका विमित सूत्र क्या होगा, L। ये जो लंबाई होती है इसका मात्रक हम लोग L लेते हैं, विमित सूत्र लेते हैं L, और कूलाम का विमित सूत्र होता है AT, तो यहीं पे लिखा गया LTA। इसका विमित सूत्र क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का, LTA। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यही हमारा था वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अभी लोग हम पीछे पढ़े थे किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश है ना जी, +q और -q, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे दो स्थितियाँ इसकी आएंगी। दो स्थितियाँ कौन कौन सी, एक आएगी हमको, देखिए पहला, इस संबंध में दो स्थितियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला अक्षीय स्थिति, ठीक ना, अक्षीय स्थिति, और दूसरा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, जैसे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष में
यानी अक्ष मतलब ये इसकी लंबाई है ना जी, इसके अनुदिश ऐसे एक सीधी रेखा खींच दें, यह इसका अक्ष होता है, ठीक है ना। तो इसके अक्ष में अब यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहली स्थिति क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति कहने का मतलब इसके अक्ष में, हाँ, इससे होकर के हम एक इसके समांतर एक रेखा की जो इससे होकर के जाती हो, यह इसकी अक्ष होती है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम लोग इससे पहले क्या ले रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव के देखिए यहाँ से होकर जाने वाली रेखा। अब जब निरक्षीय लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, पहले यहाँ ले रहे थे अक्षीय स्थिति वाले में, और निरक्षीय में इसके लंबवत लेंगे हम। क्या लेंगे, लंबवत। बीच से, इसके बीच से जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर इसके लंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यह कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यही दोनों स्थितियां हमें पढ़नी है। चलिए आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम लोग मानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव AB है, यहाँ पे A पर -q आवेश, B पर +q आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l मीटर। देखिए यहाँ मध्य बिंदु से इधर l, मध्य बिंदु से इधर l, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, इधर l, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 2l हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ABCD नहीं लिखा गया है, कुछ वैसे ही बस लिखा गया है, कोई बच्चा लिख दिया है। अब यहाँ से देखो, इस मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर ये बिंदु P है, मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर यह बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो करेंगे क्या, उसके लिए पहले हम लोग B पर स्थित आवेश +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब माइनस के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। देखिए होगा क्या, अब यह +q आवेश है ना जी, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। किधर होगी, बाहर की तरफ। देखो E1 जो है यह बाहर की तरफ है। अब -q है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ। तो E2 की दिशा क्या है, अंदर की तरफ। अतः +q और -q के कारण जो वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं E1 व E2, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इस वजह से जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा वह इन दोनों का योग नहीं बल्कि इन दोनों का अंतर मिलेगा। क्या मिलेगा, अंतर। देखो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 - E2। इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं 1/4πε0। यहाँ भी हम लोग कल पढ़े थे। देखिए यहाँ पे 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। R क्या था जी, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो यहाँ से इस आवेश से और इस P की दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी r है, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी l है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी क्या होगा जी, r - l। क्या हो जाएगा, r - l। यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी l है और यहाँ से पूरी दूरी r है, तो r में से l को हटा दो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी हमें मिल जाएगी। तो +q आवेश से P की दूरी क्या है, r - l है। देखिए लिखा गया है। और -q से अब यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ से यहाँ तक का r है और ये इतना दूरी l है, दोनों को जोड़ देंगे तो -q से P की दूरी हमें क्या मिल जाएगी, r + l मिल जाएगी। लिखा है, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +q तथा -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। बिंदु P पर आवेश +q से दूरी r - l है तथा -q से दूरी r + l है, ठीक है ना। अतः E1 बराबर 1/4πε0 k पर वैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हैं, तो k और यहाँ q/r का स्क्वायर होता था ना जी, दूरी का स्क्वायर, और दूरी के जगह पे +q वाले के कारण r - l का स्क्वायर है, और दूसरे के -q के कारण क्या है, दूरी r + l का स्क्वायर है। तो यहाँ से E1 और E2 का मान मिल गया, ठीक है ना। देखो यह BP की दिशा में दिखा रहा है, यानी BP की दिशा मतलब इस दिशा में, बाहर की तरफ। किधर, बाहर की तरफ। और PA की दिशा में यानी कि अंदर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो माइनस वाला अंदर की तरफ, प्लस वाला बाहर की तरफ। E1 E2 का मान मिल गया। यह क्या थे, एक -q कारण है, एक +q कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो करेंगे क्या, देखिए लिखा गया है, तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं, अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
ई इनके अंतर के बराबर होगी, अतः ई बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ से घटा दिया गया है, फिर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q को कॉमन कर लिया गया। देखिए बाहर निकाल दिया गया तो अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका गुणा इधर कराते हैं, इसका गुणा इधर कराते हैं, तो देखिए और नीचे इन दोनों का गुणा आपस में करा देते हैं, तो क्या मिलेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यही मिलेगा हमको 4LR। 4LR सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए यही हमारा था ना जी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ Q था। अब ब्रैकेट में था 1 माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या कैसे कराते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और इन दोनों का गुणा यहाँ पे, तो हमें आगे क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस वाला है ना, प्लस वाला आगे जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब बटे नीचे क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुणा, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। आइए देखते हैं अब, तो E बराबर क्या मिलेगा हमको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हाँ अंदर, यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस वाला की जब करते हैं तो बीच में माइनस लग जाता है, तो a की जगह पे r है, b की जगह पे l है, तो जब हम लोग लिखेंगे तो यह होगा r प्लस r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ माइनस होगा, इस ब्रैकेट में हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl और नीचे हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा दें तो r माइनस एल r प्लस एल r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर बाद में स्क्वायर को हमने लगा दिया है, ठीक है ना। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हाँ यहाँ तक हो गया। अब देखो हम जब अब क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ये हमारा ना ये ब्रैकेट लगा है ना, इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान देना क्या क्या मिल रहा है, यहीं पर देख लेते हैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और जब माइनस हटाएंगे तो यह हो जाएगा r स्क्वायर, फिर माइनस हटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस प्लस है तो माइनस r स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा होगा तो, और माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2rl, तो माइनस r स्क्वायर प्लस r, यहाँ माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा 2rl प्लस 2rl, तो वही यहाँ पे आकर के देखो यहाँ पे हो गया है 4LR यानी कि 4rl। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से एक्सपेंड करके, तो यहाँ पे कुछ टर्म कट जाएंगे और जो बचेगा 4LR यानी कि 4rl यही वाला टर्म बच जाएगा, बाकी नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब 4 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 2 और q को इसके साथ में ले लें तो इसको लिख सकते हैं 2q, देखो 2 दूनी 4 हो गया, q यहाँ है ये है और फिर बाकी में l, तो l इसके साथ है ये है, r है इसके साथ, तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2ql इंटू r। 2ql क्यों लिखा है, अभी हमने पढ़ा है p बराबर 2ql, तो 2ql के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 2ql के जगह पे देखो यहाँ लिखा है परंतु 2ql इक्वल टू p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अतः हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना AL जो था लंबाई ये इनके मध्य का, दोनों आवेशों के मध्य का वैद्युत द्विध्रुव में, ये बहुत ही अल्प था, बहुत ही छोटा था, r स्क्वायर की तुलना में इसका मान और भी छोटा हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे यदि l का मान r की अपेक्षा बहुत कम हो तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है,
अतः तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखो L स्क्वायर का मान 0 हो गया ना जी, तो बचा सिर्फ नीचे R स्क्वायर और का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर के पावर 4। अब R के स्क्वायर के पावर 4 है, ठीक है ना, और ऊपर क्या है, यह R है, ऊपर क्या है R, तो एक R से एक R कैंसिल, तो कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर 2P और नीचे R क्यू, यहाँ 4R था, ऊपर एक R था, एक R से एक R कैंसिल, बच गया नीचे 3R, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब निर्वात के लिए K बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युतांक K बराबर होता है 1 निर्वात के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, तो यहाँ पे K का मान 1 रख देंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यही सूत्र हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ किसके लिए निकला जी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बात समझ में आ गई। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात। आज के लिए इतना ही। अब हम इसके अगले लेक्चर में हम निरक्षीय स्थिति पर इसके चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक बहुत बड़ा है और वीडियो भी बड़ी बन गई है, ठीक है। तो इसका इस निरक्षीय स्थिति वाली अगले वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।